तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि फिगर शोज द टू सिलेंडर ऑफ रेडियस R1 एंड R2। दो सिलेंडर है R1 और R2 रेडियस का। मोमेंटम से I1 I2 अबाउट देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस। Initially, the cylinder rotate about their axis with angular velocity omega 1 and omega 2 as shown in the figure। ये omega 1 से ऐसे घूम रहा है, ये omega 2 से ऐसे घूम रहा है, ऐसे दोनों सिलेंडर ऐसे घूम रहा है। The cylinder are moved closer to touch each other, keeping the axis parallel। एक्सिस को पैरल रखते हुए दोनों सिलेंडर को मैंने आपस में टच करा दिया। The cylinder first slip over each other at the contact। इस कांटेक्ट पॉइंट पे पहले स्लिप करते हैं, but slipping finally ceases due to the friction between them। Find the angular velocity of cylinder after the slipping ceases। चलिए, तो हम इसमें दो पार्ट करेंगे, सिर्फ यही नहीं, इसमें एक और पार्ट हम ऐड करने जा रहे हैं कि जब स्लिपिंग सीज होगी तो उस समय तक कितना हीट लॉस हो। इवन उसी समय तक नहीं, इसमें हम ये भी पूछ सकते हैं कि थ्रू आउट द मोशन कितनी टोटल हीट डेवलप होगा। तो दो सिलेंडर थे, एक सिलेंडर ऐसे घूम रहा था, ऐसे सिलेंडर घूम रहा था और ऐसे घूम रहा था, दोनों को अपने आपस में पेरीफेरी को चिपका दिया, सटा दिया। एक सिलेंडर घूम रहा था, ऐसे आकर दोनों के पेरीफेरी को सटा दिया। जब सटाएंगे तो बीच में फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन आएगा। वो फ्रिक्शन क्यों आएगा? ताकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में स्लिपिंग ना हो। द इंपॉर्टेंट वर्ड कि इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में स्लिपिंग ना हो, इसलिए फ्रिक्शन है। स्लिपिंग क्यों होता है? दोनों पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होती है, इसलिए स्लिपिंग होती है। इसकी वेलोसिटी अलग हो, इसकी वेलोसिटी अलग हो, तभी तो स्लिपिंग होगी। यानी स्लिपिंग सीज कब होगी? जब इस सरफेस की वेलोसिटी और इस सरफेस की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, तो मैं कहूंगा कि स्लिपिंग अब बंद हो गया। लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी अलग अलग है तो यहाँ पे क्या होगा? स्लिपिंग होगी। तो मेरे दिमाग के अंदर एक पॉइंट तो फिक्स हो गया कि स्लिपिंग तभी स्टॉप होगी जब इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी सेम। ओके, चलिए, तो दो क्वेश्चन पता करना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि दोनों स्फीयर की एंगुलर वेलोसिटी फाइनल कितना है ये बताइए, एंड दूसरा इसमें टोटल हीट कितना डेवलप होता है ये बताइए। तो इसके लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलूंगा। देखिए, और कोई भी डाउट होगा तो तुम लोग बता देना मुझे। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो बता दो। तो मैंने क्या किया, एक ये है, एक ये है, दोनों के रेडियस उन्होंने अलग अलग दे रखा है और अब मैं ऐसे चिपका दिया आपस में। अब इनिशियल कंडीशन पे क्या होगा, इसका रेडियस R1 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, एंगुलर वेलोसिटी omega 1 है। ये इनिशियल कंडीशन है। रेडियस R2 है, एंगुलर वेलोसिटी omega 2 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। तो ये बिफोर कंडीशन है। सीज होने के पहले, जस्ट सीज होने के जस्ट पहले नहीं, जस्ट सटाने के जस्ट पहले या उसी वक्त, एक ही बात है, उसी टाइम पे एबीडी है। एबीडी नहीं है, डायग्राम है। और जो फाइनल कंडीशन बनेगा वो भी मैं अलग से बना दूं। ये फाइनल कंडीशन है। डायग्राम थोड़ा छोटा छोटा बना दिया ताकि आपको बात समझा सकूं, इसलिए मैंने ऐसा किया। नहीं तो लेंथ वही रहेगा जो उधर दिख रहा है। ठीक है, ये फाइनल कंडीशन है। इसका रेडियस R1 ही रहेगा, इसका रेडियस R2 ही रहेगा। लेकिन इसकी एंगुलर वेलोसिटी बदल के मान लो ओमेगा डैश हो जाती है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी बदल के ओमेगा डबल डैश हो जाती है। अब पहले ये सीज होने के टाइम पे है, जब दोनों के बीच में स्लिपिंग बंद हो गई। तो मुझे बताना, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी R ओमेगा होगी, दिस वन इज R1 ओमेगा डैश। इस पॉइंट की वेलोसिटी R2 ओमेगा डबल डैश होगी। भाई जो बड़ा वाला डिस्क है
वो ऐसे जा रहा है तो हर पॉइंट सर्कुमोशन कर रहा है। तो अगर ऐसे, ये डायग्राम है ना, तो मैंने सेंस थोड़ा सा गलत मान लिया, इसको सेंस को चेंज कर लेंगे। ये ऐसे घूम रहा है ना, तो इसको ऐसे ही मानो, इसको ऐसे ही मानो, ये डायग्राम को ऐसे मानो। हालांकि इशू नहीं है, सब मैथमेटिक्स एडजस्ट कर लेगी। इस तरीके से मान लो, इस तरीके से, मतलब ये ऐसे घूम रहा है, मेरा मतलब ऐसे घूम रहा है। तो ऐसे घूम रहा है तो ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा R2 ओमेगा से, ये ऐसे घूम रहा है तो ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा R1 ओमेगा से। बट इसका ओमेगा डैश एंगुलर वेलोसिटी, इसका ओमेगा डबल डैश। डाउट है क्या इसमें अभी? नो सर। तो अब इसमें नो स्लीपिंग कंडीशन लगाएंगे सीज होते समय पे, तो लिखोगे R1 ओमेगा डैश इज इक्वल टू R2 ओमेगा डबल डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सीज होते टाइम पे होगा। ठीक, अब कुछ चीज इसमें प्रॉब्लम आ गई एफबीडी की। एफबीडी में अब तो यहाँ की वेलोसिटी होगी R1 ओमेगा, यहाँ की वेलोसिटी होगी R1 ओमेगा, मतलब इस एंड की, मैं एंड पे ही दिखाना बेटर रहेगा। इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी मान लो R1 ओमेगा होगी अगर ऐसे घूम रहा है तो, और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी होगी R2 ओमेगा होगी। बट शुरू में तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो कौन ज्यादा है कौन कम है मुझे नहीं पता, तो अपने मन से कुछ ही मान लो, कोई एक ज्यादा है। मैथमेटिक्स को एडजस्ट करने दो, वो कर लेगा। मान लीजिए R1 ओमेगा 1 R2 ओमेगा 2 से ज्यादा है, तो इस वाले पे फ्रिक्शन नीचे को काम करेगा और ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, नीचे को काम करेगा। और इस वाले पे फ्रिक्शन ऊपर को काम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। भाई दोनों की वेलोसिटी बराबर नहीं है, तो जिसकी ज्यादा है उस पे पीछे और जिसकी कम है उस पे आगे। तो मैंने मान लिया कि R1 ओमेगा 1 ज्यादा है R2 ओमेगा 2 से। मैथमेटिक्स को कहा कि मैथमेटिक्स एडजस्ट करो तो ठीक है। तो R1 ओमेगा 1 अगर आगे है, ज्यादा है R2 ओमेगा 2 से, तो R1 ओमेगा 1 पे फ्रिक्शन पीछे और R2 ओमेगा 2 फ्रिक्शन आगे काम करेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पता है किस चीज का? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लग ही नहीं पाएगा। अगर लगता तो हम लगा सकते थे। इस क्वेश्चन में खासियत है ये। रीजन क्या है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा पा रहा। देखो एक्सिस फिक्स, यहाँ पे दो एक्सिस है, एक एक्सिस ये, एक एक्सिस है, तो किस एक्सिस के बोर्ड लगाऊं? अब आ गया सर दर्द? अगर दिमाग कहता है कि नहीं सर हम इसी के बोर्ड में आएंगे, इसी के बोर्ड लगाएंगे, इसी के बोर्ड लगाएंगे, तो देखो गलत क्या आता है। इसके अबाउट इस फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो जाएगा, क्योंकि ये पेयर की तरह से है, ये ऐसे घुमा रहा है और ये ऐसे घुमा रहा है, टॉर्क जीरो देगा। और इस एक्सिस के फोर्स इसी से पास कर रहा है, इसलिए जीरो देगा। लेकिन इस एक्सिस की जो फोर्स है वो तो इसके बहुत टॉर्क दे सकते हैं, वो कैसे देंगे भैया? जब ये ऐसे घूम रहा है तो इस वाले पे अगर तुम फ्रिक्शन इधर लगा रहे हो तो ये जो डिस्क होगा इसका सेंटर ऊपर जाना चाहेगा, तो ये जो एक्सिस है वो इस डिस्क के ऊपर फ्रिक्शन करो, एक फोर्स इधर लगा देगा। तो देखो अगर मान लो ये एक डिस्क है, सपोज करो ये एक डिस्क है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, अगर तुम इसको खूब तेज ऐसे मारोगे ना, खूब तेज ऐसे मारो, खूब तेज ऐसे मारो, तो देखोगे तुम ये आगे भागेगा। अगर ये आगे भागेगा तो इस पे फ्रिक्शन कर रहा, इस पे नीचे पीछे को दिखाना पड़ेगा हिंज का रिएक्शन। ये घर पे करके देख लो, ऐसे ही देखो ना, ये ऐसे है, मैं इसको खूब तेज किनारे मारू ना, खूब तेज किनारे मारू तो ऐसे भागेगा, ये ऐसे आगे कर जाएगा। ऐसे जब आगे कर जाएगा तो अगर बीच में एक्सिस होती तो उल्टा धक्का नहीं मारता? मारता है कि नहीं मारता बताओ? यस सर। इस फ्रिक्शन की वजह से ये जो डिस्क का सेंटर है ना वो आगे भागना चाहेगा, तो यहाँ जो एक्सिस है वो इस तरीके से एक फोर्स डेवलप कर देगा एफ। वैसे भी आना चाहिए यार। इस सिस्टम पर नेट फोर्स के नाम पे कौन सा है? अगर ये नहीं होता तो नेट फोर्स के नाम पे यही तो फोर्स होता है, एफ बराबर एम ए सी एम, एफ बराबर एम ए सी एम। तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर एम इंटू ए सी एम। तो ए सी एम इस डिस्क का एसीएम सेंटर ऑफ मास का सेक्शन है ना, सेंटर का, तो सेंटर आगे और भागेगा। जब सेंटर आगे को भागेगा तो यहाँ का जो एक्सिस होगी वो नीचे को फोर्स लगा देगी ना एफ। अगर नीचे को फोर्स लगा दी तो एफ बी डी में भी तो एफ दिखाओगे। अब बताओ इसके अबाउट टॉर्क, इस एक्सिस तो का फोर्स इसी से पास कर रहा है, टॉर्क जीरो देगा। ये फ्रिक्शन इंटरनल तरह से क्या बजेगा, जीरो देगा। लेकिन ये वाला फोर्स इसके अबाउट एक उल्टा टॉर्क दे दिया ना, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व इस एक्सिस के अबाउट नहीं होगा। और कोई पूछे इसके अबाउट, तो इसके अबाउट तो ये वाला एफ जीरो देगा, इस फ्रिक्शन जीरो आएगा। लेकिन इस एक्सिस का जो फोर्स है
जब इस पे फ्रिक्शन आगे नीचे को दिखा रहा हो तो इस पे वही फोर्स आई को दिखाओगे, वैसा ही तो इसका भी तो टॉर्क इसके अबाउट आ जाएगा ना, उल्टा सेंस में। तो ना तो एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट कंजर्व है, ना तो इसके अबाउट कंजर्व है। और कोई कहे कि सर इसके अबाउट कंजर्वेशन लगा दो, तो देखो ये फ्रिक्शन इसी से पास किया तो जीरो, और ये वाला फोर्स इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, और ये वाला फोर्स इस पॉइंट को भी तो ऐसे ही घुमाएगा क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है और ये फोर्स भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, टॉर्क कहां जीरो होगा? एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए घुमाने का सेंस, तब तो टॉर्क जीरो बनता है। कंफर्म हो कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब इतना तो श्योर है कि ये जो दोनों फोर्स है, ये फोर्स इनका टॉर्क आ जाएगा, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगेगा। अब मेरे सामने एक दिक्कत आ गई, ये आ गई कि अच्छा एक और बात, अभी तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी कि कोई तुमसे पूछे कि सर ये जो फोर्स F है और ये जो फोर्स F है क्या वो इक्वल अमाउंट के होंगे? तो हमारा इक्वल अमाउंट का होंगे, रीजन क्या है देखना क्यों इक्वल होंगे। भाई ये एक्सिस फिक्स है, ये एक्सिस फिक्स है, एक्सिस को तुम नीचे को ऐसे पकड़ के रखो, नहीं नहीं भागने देंगे, नहीं भागने देंगे। इसका मतलब है कि इस डिस्क का सेंटर का एक्सेलरेशन जीरो होगा और इस डिस्क का भी सेंटर का एक्सेलरेशन जीरो होगा। मतलब अगर इस पूरे सिस्टम पे तुम नेट फोर्स लिखो, एफ नेट लिखोगे ma1 प्लस ma2, तो इसका मास m1 a1 सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो, एंड प्लस इसका मास m इंटू इसके सेंटर का एक्सेलरेशन दैट इज जीरो। तो अब एफ नेट जीरो होना चाहिए। अगर ये फोर्स F1 होता, ये F2 होता, तो ये तो फोर्स सम करके कैंसिल आउट हो गया, ये F1 ऊपर F2 नीचे, तो क्या बनता है F1 ऊपर F2 नीचे, और यहाँ का फ्रिक्शन का सम जीरो बराबर जीरो, F1 बराबर F2। तो ये प्रूफ कर दिया कि इस एक्सिस का जो फोर्स होता और इस एक्सिस का फोर्स एग्जैक्टली इक्वल आता। ठीक है, तो इतना तो कंफर्म है कि टॉर्क जीरो नहीं आया, ना इस एक्सिस के अबाउट, ना इसके अबाउट, ना इसके अबाउट, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगने वाला। हाँ नेट फोर्स जीरो है तो कोई कहे कि सर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, ऑफ कोर्स लगा सकते हो, बट उससे कुछ नहीं मिलेगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में सेंटर की वेलोसिटी होती है, इसकी वेलोसिटी जीरो है, इसकी जीरो है, और बाद में भी इसकी भी जीरो है, इसकी भी जीरो है, तो इनिशियल मोमेंटम भी सिस्टम का जीरो है और फाइनल मोमेंटम भी सिस्टम का जीरो है, तो जीरो और जीरो। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से कुछ नहीं मिला, एंगुलर मोमेंटम लग ही नहीं सकता, और अभी मेरे पास सिर्फ एक इक्वेशन ही बचा बना हुआ, इससे आंसर भी आ नहीं सकता। अब हमको क्या करना पड़ेगा? तो तुमको याद होगा कि कोलिजन वाले क्वेश्चन में मैं तुमसे एक लाइन बताया था, कहा था कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से लगा दो, अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो सम ऑफ रेयरेस्ट क्वेश्चन इंपल्स इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो हमें इंपल्स इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट इज एंगुलर इंपल्स इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अब एंगुलर इंपल्स का इक्वेशन क्या होता है सुनते रहे। एंगुलर इंपल्स होता है टॉर्क इंटू ड्यूटी, याद करिए, बताया था कि नहीं बताया था? एंगुलर इंपल्स टॉर्क इंटू ड्यूटी होता है, ये बताया? अरे इसी को तो लिखा था डेल्टा एल। यस सर बताया था। हाँ ये चलिए, तो एंगुलर इंपल्स ये होता है। अब इसको हम लिखेंगे, देखना। अब एक डिस्क पे, ये डिस्क 1 है, ये डिस्क 2 है, दोनों डिस्क पर अलग लिखो। डिस्क 1 पे लिखूंगा, अच्छा ये वाला फ्रिक्शन नीचे पर है तो इस इंपल्स को पॉजिटिव मान लो, तो क्या लिखोगे? और टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू दूरी, ये दूरी, तो ये बनेगा R1 इंटू एफ आर, R1 इंटू एफ आर, टॉर्क बन गया इंटू dt, एंगुलर इंपल्स, और मैंने इसको इस सेंस को पॉजिटिव मान लिया, तभी तो पॉजिटिव लिखा। इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, इसके फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अच्छा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी तुमने इस सेंस में माना, इस सेंस में, इस सेंस को तुमने पॉजिटिव माना। अरे एकदम वॉल्यूम कम करो तो, एक सेकंड, ओके। अब देखो ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम है इस डिस्क का, दैट इज आई ओमेगा, लिखोगे माइनस साइन I1 इंटू ओमेगा डैश। ये पता क्यों लिख रहा हूं? ये सेंस ये है, जबकि आपने इस सेंस को पॉजिटिव माना, इस सेंस को पॉजिटिव माना, तो ये सेंस उल्टा है।
माइनस फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अच्छा इनिशियल मोमेंटम क्या आई वन टू ओमेगा वन, बट सेंस ये है ना, ये सेंस नेगेटिव बनेगा क्योंकि तुमने इसको पॉजिटिव मान लिया, ये सेंस नेगेटिव बनेगा। तो जब माइनस यहाँ लगाओगे तो प्लस हो जाएगा। डाउट होगा तो बताना जरूर। मैंने प्लस इसलिए किया क्योंकि माइनस घटाओगे ना, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस ऑफ माइनस प्लस कर देगा। क्वेश्चन नंबर 1, यही क्वेश्चन अब तुम्हें इस रिस्क लिखना पड़ेगा, इस रिस्क पे। अच्छा इस पे फ्रिक्शन ऊपर को काम कर रहा है तो ऐसे घुमाएगा ना, ऐसे घुमाएगा ना, टॉर्क ऐसे देगा, ऐसे ऐसे, और ये भी ऐसे ही है तो ये भी पॉजिटिव ही बनेगा। लिखोगे R2, लेकिन ये रेडियस R2 के बराबर है, लिखोगे R2 इंटू एफ आर डी टी इज इक्वल टू इसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल ओमेगा का सेंस ये है और इस सेंस को तुमने नेगेटिव माना है, नेगेटिव माना है, ये सेंस पॉजिटिव रखना। तो ये बनेगा फाइनल क्या बनेगा, ओमेगा डबल डैश मोमेंटम से I2, लिखोगे माइनस साइन I2 इंटू ओमेगा डबल डैश माइनस इसका इनिशियल मोमेंटम I2 इंटू ओमेगा 2, बट सेंस ये है। अच्छा ये सेंस और ये सेंस देखो पॉजिटिव है, नहीं ये भी तो पॉजिटिव बनेगा क्योंकि ये फाइनल है ना, ये फाइनल है, सेंस ये है, ये सेंस देखो, ये सेंस सेम है तो पॉजिटिव बनेगा। माइनस और इनिशियल भी इसी सेंस का है, पॉजिटिव सेंस का, तो ठीक है, तो बनेगा I2 इंटू ओमेगा 2। इक्वेशन नंबर 2। अब तुम क्या करोगे, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो तो एफ आर डी टी कट जाएगा, तो बनेगा R1 अपान R2 इज इक्वल टू, इसको मैंने इससे डिवाइड कर दिया तो बन गया माइनस I1 ओमेगा डैश प्लस I1 ओमेगा 1 डिवाइड बाई I2 ओमेगा डबल डैश माइनस I2 ओमेगा। अब देखो, अब मैंने क्या किया, एक बार मैं इक्वेशन हटा रहा हूं, ठीक है, और कॉपी करने की नीड नहीं है, वीडियो अपलोड कर दूंगा आज। अब देखो, अब कैसे सॉल्व होगा देखना, ये दूसरा इक्वेशन है, दो ही उन्होंने, एक ओमेगा डैश उन्होंने, एक ओमेगा डबल डैश उन्होंने। देखो एक इक्वेशन है, तुम क्या करो, ओमेगा डैश उठा के यहाँ पे रख दो तो ओमेगा डबल डैश सॉल्व हो जाएगा, ओमेगा डबल डैश आ गया उठा के यहाँ रख दो तो ओमेगा डैश हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद अपने आप ही तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, दिस वन इज ओमेगा डैश आ रहा है जो स्क्रीन पे दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा होगा बट इसमें दिख रहा है, ओमेगा 1 की वैल्यू ओमेगा डबल डैश की वैल्यू मिल गई। इसके बाद अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पूछा था कितनी हीट डेवलप होगा इस मोशन में। क्या करेंगे, सिस्टम की इनिशियल एनर्जी कितनी है और फाइनल एनर्जी कितनी, दोनों को घटा दो, आ गया हीट डेवलप। सिस्टम में इनिशियल एनर्जी कितनी निकालो और सिस्टम की फाइनल एनर्जी निकाल लो, जो डिफरेंस आएगा वही तो हीट में कन्वर्ट होगा, तो हीट डेवलप आएगा। यहाँ पे सिस्टम की इनिशियल एनर्जी हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, द सिस्टम की इनिशियल एनर्जी माइनस सिस्टम की फाइनल एनर्जी यहाँ से, इट इज हाफ I1 ओमेगा डैश का स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा डबल डैश का स्क्वायर, एंड दिस इज आंसर। तो इस तरीके से मैंने एक अच्छा सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। बात समझ में आई अभी? Yes, sir.